नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत। और इसमें अपन स्टार्ट करेंगे मार्च मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, मार्च के बाद थोड़ा सा हम प्रीवियस जाएंगे, जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन अप्रैल के करंट अफेयर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो करंट इश्यू है। तो सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक है एशियाई कप तीरंदाजी 2026। एशियाई कप तीरंदाजी से संबंधित है। 2026 का कप हुआ है एशियाई कप तीरंदाजी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने होंगे कि भाई ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, कब आयोजित की गई, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसने इसमें पदक जीते। ये सारी बातें हमारे लिए जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाकई में पूछी जाते हैं ये पॉइंट्स, और चूंकि राजस्थान से रिलेटेड जो भी इस तरह के खेल के क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि आजकल क्वेश्चन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एशिया कप तीरंदाजी की बात की गई है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो एशिया कप तीरंदाजी 2026 है, स्टेज 1 का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। तो कहाँ आयोजन किया गया है, सबसे पहला जो फैक्ट यही है हमारा कि ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका, बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया कप तीरंदाजी 2026 स्टेज 1 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हमें आंसर बताना होगा बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर अगर आयोजन किया गया है तो इस आयोजन का महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए हो जाता है कि भारत ने कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी ने पदक जीता होगा। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब रजत चौहान के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रजत चौहान राजस्थान के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। और ये किस के खिलाड़ी हैं, इनका जो क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, वो क्या है, तीरंदाजी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है क्या है, रजत चौहान। रजत चौहान का संबंध जयपुर से है, और इनके खेल की बात करें तो इनका खेल है तीरंदाजी। और इन्होंने क्या जीता है, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पहली बात तो बात करेंगे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस स्वर्ण पदक के अलावा इन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और जो पुरुष स्पर्धा है उसमें 2 कांस्य पदक और जीते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि जब स्वर्ण पदक जीता ही है, तो इन्होंने ये स्वर्ण पदक किसमें जीता है, कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो जब कंपाउंड है, मिश्रित टीम है, तो इनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो कौन है आपके, चिकता तनी प्रथी। कौन है, चिकता, इनका नाम याद रखना है, चिकता तनी प्रथी। ठीक है, ये इनके साथी खिलाड़ी थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में एशियाई तीरंदाजी कप या चैंपियनशिप जो भी है 2026 में रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, प्रतियोगिता का नाम भी लिख के देगा कि कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछेगा हमसे कि किस खिलाड़ी के साथ मिलकर पूछा है ये पदक जीता है, तो हमें पता होना चाहिए इनका नाम है चिकता तनी प्रथी। क्या है, चिकता तनी प्रथी। ठीक है, ये हुआ फाइनल की बात। भारत ने फाइनल में मलेशिया को 158-156 के स्कोर से हराया। इन्होंने जब ये स्वर्ण पदक जीता तो कहाँ की टीम को हराया था, मलेशिया की टीम को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। किस देश को हराकर, मलेशिया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत घुमा के कि भाई किस टीम को हराकर इन्होंने ये पदक जीता है, तो मलेशिया की टीम को हराकर, और इसका स्कोर था 158-156 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, रजत चौहान ने कुल 3 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक है। तो कांस्य पदक के बारे में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत आपके मिश्रित पुरुष प्रतिस्पर्धा में इस पदक को जीता है। ठीक है, रैंकिंग राउंड में रजत चौहान 712 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं। रैंकिंग की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, तो 712 अंक के साथ ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने कौन सी, एशियाई कप तीरंदाजी 2026। ठीक है, तो एशिया कप तीरंदाजी 2026 इसका आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया। इंपॉर्टेंट दूसरी बात, रजत चौहान, इनका संबंध जयपुर से है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ इनके साथी खिलाड़ी थे चिकता तनी प्रथी, चिकता तनी प्रथी। ठीक है, अब कहाँ की टीम को हराकर जीता है, इन्होंने मलेशिया की टीम को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा इन्होंने 2 कांस्य पदक भी जीते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और मिश्रित प्रतिस्पर्धा में जीते हैं। ठीक है, और रैंकिंग राउंड में रजत चौहान 712 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट्स हमें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रजत चौहान का संबंध किस खेल से है, तो ये हमें खेल याद रखना चाहिए कि रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, रजत चौहान का संबंध किस गेम से है, तीरंदाजी से इनका संबंध। ठीक है, तो ये के बारे में हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई ना कोई एग्जाम में आप देखना जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अगली बात की गई है जल प्रबंधन में राजस्थान, क्योंकि जल प्रबंधन की दृष्टि से, जल के संचय की दृष्टि से, जल जो संसाधन विभाग है या जल शक्ति मंत्रालय भारत की बात करें तो विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, वर्षा जल को संचित करना है या समग्र रूप से बात करें जितनी भी सिंचाई परियोजना है छोटी बड़ी हैं, उनको जल को बेहतरीन क्रियान्वयन हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब देखो जल प्रबंधन में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को जल प्रबंधन के क्षेत्र में सम्मानित किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को सम्मानित किया है जल प्रबंधन की दृष्टि से। क्यों किया है, क्या कारण है? क्या यह सम्मान बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना समयबद्ध पूर्ण करने पर दिया गया है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो हमारे राज्य की या देश की लघु और बृहद मध्यम जो सिंचाई परियोजना है उनका गिनती की जा रही है, उनकी काउंटिंग की जा रही है कि कितनी है, किस क्या कंडीशंस हैं, उन सबको जल प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये परियोजनाओं की जो गणना है राजस्थान ने समयबद्ध पूर्ण करने पर किया काम, ये सारा काम है राजस्थान ने समयबद्ध पूर्ण किया। तो इसके लिए राजस्थान को जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। कब दिया गया है? 23 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव 2026 में ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो 23 मार्च को आपके विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपके विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। यहाँ से आपको एक बात और याद होना चाहिए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर, इसी के कारण 23 मार्च को ये आपका जो विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव 2026 है इसका आयोजन किया गया। अब बात करें वर्तमान में लघु सिंचाई परियोजना है उनकी 7वीं गणना थी, जल निकाय की दूसरी और स्प्रिंगल की ये पहली गणना प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो लघु सिंचाई जो परियोजना है उनकी 7वीं बार गणना की जा रही है, जल निकायों की दूसरी गणना है और स्प्रिंकल जो पद्धति है कृषि के क्षेत्र में जिसको अपनाते हैं उसके अंतर्गत ये पहली प्रक्रियाधीन है। ठीक है, अब इसके लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो राजस्थान में जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन की दृष्टि से राजस्थान में किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो हम बताएंगे जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। निदेशक नहर जयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रोजेक्ट के लिए किस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हम बताएंगे निदेशक जो नहर हैं, ठीक है, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जैसे हमने देखा राजस्थान में जल संसाधन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है इस गणना से संबंधित। ठीक है, इस गणना से संबंधित जो भी कार्य है उनका नोडल विभाग तो आपका कौन सा है? जल संसाधन विभाग है। इसके अलावा अन्य गणनाओं हेतु राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस जो गणना है समयबद्ध पूर्ण जो गणना हुई है इसके अलावा जो भी काम है उसका नोडल विभाग कौन सा है? राजस्व विभाग है। तो ये हमें जानकारी कुछ याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में राजस्थान सरकार को जल प्रबंधन की दृष्टि से समयबद्ध पूर्ण जो गणना है, गणना का कार्यक्रम था इसको कंप्लीट किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान सरकार को सम्मानित किया गया है। और जल प्रबंधन की दृष्टि से इस प्रोजेक्ट का जो नोडल विभाग है वो जल संसाधन विभाग को बनाया गया है और अन्य गणनाओं हेतु इस विभाग को आपके राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और जो निदेशक नहर जयपुर हैं उनको राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा जल प्रबंधन में राजस्थान दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा सनातन प्रीमियर लीग 2026। ठीक है, सनातन प्रीमियर लीग 2026 संत महात्मा है हमारे प्रदेश के, देश के, उन्होंने उनके लिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता एक आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट यही है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि भाई सनातन प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सनातन प्रीमियर लीग 2026 है, इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश इंदौर में इसका आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, सनातन प्रीमियर लीग SPL 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान की टीम थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? सनातन प्रीमियर लीग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि राजस्थान की टीम ने इसमें पहला खिताब जीता है। राजस्थान की टीम का नाम था राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे टीम। राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे टीम, तो राजस्थान की टीम थी, इसने इस खिताब को जीता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइनल में राजस्थान ने मध्य प्रदेश की अहिल्या माता गार्डियंस को 39 रन से हराया है, क्योंकि इंदौर MP में ही इसका आयोजन हुआ है और MP की टीम को हराकर ही राजस्थान ने इस प्रतियोगिता को जीता है। फाइनल में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है वो आपके लक्ष्मी नारायण गुर्जर हैं।
क्या नाम है इनका? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण गुर्जर हैं। इन्होंने इसमें मैन ऑफ द सीरीज जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपके इस प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में किया गया। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, मैन ऑफ द सीरीज लक्ष्मी नारायण गुर्जर, और राजस्थान की टीम है राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे टीम, ठीक है। और फिर विजेता टीम को यहाँ क्या मिला है? 31 लाख रुपए, और उप विजेता टीम को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। विजेता टीम को कितने? 31 लाख, उप विजेता को 15 लाख की राशि दी गई। लीग का आयोजन देवकीनंदन ठाकुर जी के मार्गदर्शन में हुआ। ये प्रसिद्ध भारत के कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, इनके मार्गदर्शन में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है। अगेन वही बातें याद रखनी होगी, कहाँ इसका आयोजन किया गया है और किसने इसमें पदक वगैरह जीते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, हरियाणा के भिवाड़ी जिले के लोहारू क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन? लोहारू, जगह का नाम है लोहारू भिवानी। ये कहाँ पे स्थित है? आपके हरियाणा, हरियाणा के भिवाड़ी के लोहारू क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। ये कौन सी प्रतियोगिता थी? 5वीं प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता। फिर बात हुई, यह प्रतियोगिता 14 से 15 मार्च 2026 का आयोजन की गई। 14-15 मार्च 2026 2 दिन का कार्यक्रम था, कोई खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं। अब चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके पूनम शर्मा ने, पूनम शर्मा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये भी बात ठीक है कि पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? क्योंकि इनका संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है। भरतपुर राजस्थान से ये संबंधित है, और ये क्या है? वेट लिफ्टिंग कोच हैं, वेट लिफ्टिंग कोच हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस भार वर्ग में जीता है? 57 किलो का जो भार वर्ग है उसमें इन्होंने 56 किलो वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2024 की नेशनल मास्टर चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले इन्होंने और भी पदक जीते हैं। हाल ही में मतलब 2026 में आयोजित की गई थी स्टेट मास्टर चैंपियनशिप। क्या? स्टेट मास्टर चैंपियनशिप आयोजित की गई, कहां पे? टोंक जिले में। इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले 2024 में नेशनल मास्टर चैंपियनशिप, नेशनल मास्टर चैंपियनशिप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2024 में। और स्टेट मास्टर चैंपियंस 2026 जो कि टॉप में आयोजित हुई, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि लोहारू भिवाड़ी हरियाणा में आयोजित हुई है, इन्होंने स्वर्ण पदक फिर जीता है, जिसमें 57 किलो भार वर्ग में 56 किलो वजन उठाकर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए याद रखना होगा, हमें एग्जाम में पूछा जाएगा ये जब भी, कि किसने पदक जीता है, कहाँ इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हमें याद रखना है। अगला देखते हैं नागौरी पान मेथी, ठीक है। नागौरी पान मेथी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो नागौरी पान मेथी को पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकार द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। सामुदायिक किसान किस्म की कैटेगरी में इसको पंजीकरण किया गया है, ठीक है। जीआई टैग इसको हाल ही में दिया गया है सामुदायिक किसान किस्म के रूप में। इसका मतलब क्या है? सामुदायिक किसान किस्म का मतलब है कि नागौर क्षेत्र के जो किसान हैं, ठीक है, उन्होंने ही इस किस्म को डेवलप किया है। नागौरी पान मेथी की जो किस्म है, इसको क्षेत्रीय जो किसान हैं उन्होंने ही लगातार वर्षों से खेती कर रहे हैं इसकी, और जो कि अच्छी क्वालिटी के बीज हैं उनको रख के उनको ही उगाया बोया जाता है। और इस तरह से ये क्या हुई? क्षेत्रीय लोगों के द्वारा डेवलप की गई है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सामुदायिक किसान किस्म। ये किस्म ना कि किसी प्राइवेट कंपनी या किसी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा डेवलप नहीं की गई है, क्षेत्रीय किसानों के द्वारा डेवलप की गई है। इसलिए हमें याद रखना है कि भाई किस कैटेगरी में इसको ये जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सामुदायिक किसान किस्म के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। यह पंजीकरण पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाए कि भाई किस अधिकार के तहत ये दिया गया है टैग, तो पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण, कौन सा? पौधे की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम है इस 2001 का, इसके तहत ये प्रोवाइड किया गया है। नागौरी पान मेथी को विश्व स्तर पर पहला बौद्धिक संपदा अधिकार ये दिया गया है। इस तरह का ये पहला इसको बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है। नागौर के किसान समुदाय को इसका वैधानिक संरक्षक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसको सामुदायिक किसान किस्म के रूप में डेवलप किया गया है और क्षेत्रीय किसानों ने इसको डेवलप किया है। अब चूंकि इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा इस जीआई टैग को लेने के लिए, तो गीता देवी
इसका पंजीकरण किसने किया? आवेदनकर्ता थी गीता देवी मुंडवा नागौर द्वारा इसका आवेदन प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि नागौरी पान मेथी को जीआई टैग दिलाने के लिए किस महिला ने इसके लिए आवेदन किया था? तो उनका नाम है गीता देवी। गीता देवी ने इनका इसके लिए आवेदन किया था। अब चूंकि अगला पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पहले इसे कसूरी मेथी के नाम से बेचा जाता था। अगर क्षेत्र में लोकल में बात करेंगे कि किस नाम से जाना जाता है नागौरी पान मेथी को, तो नागौरी पान मेथी को कसूरी मेथी के नाम से जाना जाता है और इसे भारतीय मसाला बोर्ड की 53वें मसाले के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय जो मसाला बोर्ड है उसने नागौरी पान मेथी को किस पदानुक्रम में शामिल किया है, किस मसाला श्रेणी के किस क्रम में इसको शामिल किया है? तो यह है 53वां मसाला है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो तीन बातें जो इसके रिगार्डिंग हमें याद रखनी है कि इसको पहली तो सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया है और अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 है और 53वें मसाले के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनको अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। और जो ये पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए फिर बात करते हैं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल 2026। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब कहाँ आयोजन किया गया है? पहले देखिए 74वीं ये प्रतियोगिता है। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजन इसका किया गया है। कौन सी? अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल, मतलब नाम से क्लियर है, भारतीय पुलिस की प्रतियोगिता है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है। अब चूंकि क्यों पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के करंट अफेयर में? क्योंकि राजस्थान ने इसमें पदक जीता होगा। 23-27 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई। 23 से 27 फरवरी को यह प्रतियोगिता आयोजित हुई और राजस्थान पुलिस महिला टीम पहली बार इसमें चैंपियन बनी है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। राजस्थान पुलिस की जो महिला टीम है वो पहली बार चैंपियन बनी है। फाइनल में राजस्थान ने सीआरपीएफ को 3-2 से हराया है। ठीक है, 5 मैच हुए होंगे, 3-2 की श्रृंखला से इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को राजस्थान की जो पुलिस महिला टीम है उसने इस प्रतियोगिता को जीता है। अब देखिए इसमें कांस्टेबल पूजा बिश्नोई को बेस्ट महिला वॉलीबॉल प्लेयर चुना गया। ये हमसे पूछा जा सकता है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल 2026 की प्रतियोगिता तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हो गई। ठीक है, जिसमें राजस्थान पुलिस महिला टीम ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है, जिसके तहत कांस्टेबल हैं पूजा बिश्नोई, इनको बेस्ट महिला वॉलीबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट महिला वॉलीबॉल प्लेयर इनको चुना गया है। किसको? कांस्टेबल पूजा बिश्नोई को। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता हमें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी आने वाली एग्जाम में इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कांस्टेबल पूजा बिश्नोई जिन्होंने हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई, ठीक है, उसमें इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। ये किस खेल से संबंधित है? सीधा खेल पूछेगा और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि वॉलीबॉल इनका खेल है। ठीक है, चलिएगा अगला, सौर ऊर्जा विस्तार। पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया गया है। हाल ही में रामनवमी के अवसर पर प्रदेश में आपके 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। रामनवमी का आयोजन किया गया 27 मार्च 2026 को। इस अवसर पर राज्य में 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो 12। इनकी संख्या कितनी है? 12। अब ये 12 जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किए गए हैं? आपके हमारे 3 डिस्कॉम है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर 3 डिस्कॉम है। इन 3 डिस्कॉमों में हमारे ये 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब इन 3 डिस्कॉमों के किन जिलों में स्थापित किए गए हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जयपुर के तो अलवर में, जयपुर से अलवर में आ जाएगा। जोधपुर से आपके बीकानेर और नागौर में, बीकानेर और नागौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और अजमेर से ये बूंदी में। ठीक है, ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में 3-3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अलवर, बीकानेर, नागौर और बूंदी, इन 4 जिलों में ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कौन से 3 डिस्कॉम है? जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इन 3 डिस्कॉमों के 4 जिलों अलवर, बीकानेर, नागौर और बूंदी में ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनकी कुल क्षमता कितनी है? 23.60 मेगावाट। ठीक है, 12 संयंत्र हैं। ठीक है, इस 12 संयंत्र की क्षमता कितनी है? 23.7 मेगावाट है। और इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि किसानों को दिन में
बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे 2000 से अधिक किसानों को दिन में सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध होगी। कितने किसान लाभान्वित होंगे? 2000 से अधिक किसान, और दिन में सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध होगी। तो कुछ सिंपल सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है इस पे, कि ये पीएम कुसुम योजना से संबंधित है। रामनवमी के अवसर पर प्रदेश में 12 नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ स्थापना की गई है? तो राज्य के 3 डिस्कॉम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये हमें पता है। इन 3 डिस्कॉमों के 4 जिलों में, जिसमें आपका अलवर, बीकानेर, नागौर और अजमेर में इनकी स्थापना की गई है। और इनकी क्षमता कितनी है? 23.60 मेगावाट इनकी क्षमता है। इससे लगभग प्रदेश के 2000 किसानों को इसको फायदा होगा और इनको सिंचाई हेतु दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पहला बीकन लीडर अवार्ड, वोमेन बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, तो पहले इसको समझना होगा ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। महिला बीकन अवार्ड, ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो बीकन का मतलब क्या है? बीकन का मतलब है कि वे महिलाएं जिन्होंने कुछ ऐसा साहसिक काम किया है, मतलब जो पथ प्रदर्शक हैं, जो रास्ता दिखाने का काम किया है, ठीक है, जन जागरूकता का काम किया है, उसको ये बीकन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अभियान किया गया है आपको डीग जिले की राहरे ग्राम पंचायत की सरपंच है कुसुम सिंह, जिनको महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली लाइन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला बीकन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डीग जिले की राहरे पंचायत है, उनकी सरपंच है कुसुम सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। अब क्यों ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड का देने का कारण है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, एक सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होके आई हैं, ठीक है, तो उनका कुशल नेतृत्व क्षमता हो, ठीक है, और उनकी जो पति सरपंच की जो भूमिका है उसको समाप्त करना सरकार का इसमें प्राथमिक उद्देश्य था। ठीक है, जैसे देख लीजिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसे कौन सा मंत्रालय चला रहा है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? मार्च 2025 में इसको लॉन्च किया। एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल, ठीक है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि महिला प्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको बढ़ावा देना है, और साथ ही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। मतलब अगर वो निर्वाचित होकर आई हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं निर्णय लें, और मुखिया पति, सरपंच पति की जो अवधारणा है उस संस्कृति को समाप्त कर स्वतंत्र कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना है। ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें याद रखना ही है कि महिला बीकन लीडर अवार्ड डीग जिले की राहरा ग्राम पंचायत की सरपंच है कुसुम सिंह, इनको सम्मानित किया गया है। इससे पहले मतलब इनको 15 अगस्त के अवसर पर भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के लिए इनको ये पदक दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ये कार्यक्रम भी आपके कहाँ, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार राजीव रंजन सिंह और एसपी सिंह बघेल द्वारा प्रदान किया गया है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात ये है नहीं, क्योंकि ये पंचायती राज मंत्री हैं। यह सम्मान महिला सशक्तिकरण और पंचायत विकास कार्य हेतु दिया गया है। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हमारे यही हैं। पहले तो 2 पॉइंट ये कि डी जिले की राहरे ग्राम पंचायत की सरपंच है कुसुम सिंह, इनको ये अवार्ड दिया गया है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु इसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर बात करें सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के बारे में, तो ये अभियान मार्च 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों में महिला जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके कौशल, उनके विकास, उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है, उनकी जो मुखिया पति या सरपंच पति की जो अवधारणा है उसको समाप्त करना है, उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अवार्ड। चलिएगा, अगला है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26। हाल ही में 2025-26 का सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि ये महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है प्रदेश में। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 की घोषणा हुई है, ये बात तो ठीक है। अब इसमें कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग कैटेगरी, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग और आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसमें ये इन 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि सीनियर वर्ग में ये कैसे दिया गया है। सीनियर वर्ग में ये दिया गया है आपके डिंपल कवर हैं, सीनियर वर्ग में डिंपल कवर, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन से? आपके सीनियर वर्ग में। फिर बात करेंगे आपके जूनियर वर्ग में, तो जूनियर वर्ग में ये अवार्ड दिया गया है आपके तनिका शर्मा। क्या नाम है इनका? तनिका शर्मा। तनिका शर्मा को दिया गया है। तीसरा है आपके सब जूनियर कैटेगरी,
ये अवार्ड दिया गया है आपके रोशेल यादव। रोशेल यादव, इनको ये सब जूनियर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सीनियर वर्ग में डिंपल है, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा है और सब जूनियर वर्ग में आपके रोशेल यादव को इससे सम्मानित किया गया है। अब बात आती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो है किसको दिया गया? आशा श्रीवास्तव। आशा श्रीवास्तव जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर याद रखनी है भाई पुरस्कार राशि है कि सीनियर वर्ग में अलग है, जूनियर वर्ग में अलग है, सब जूनियर वर्ग में अलग है। तो सीनियर वर्ग में आप देख रहे हैं कितनी है राशि आपके? 21,000 रुपए की राशि है। जूनियर वर्ग में बात करें तो 15,000 रुपए की राशि है और सब जूनियर वर्ग में यह है आपके 11,000 रुपए की राशि। ठीक है, 21,000, 15,000 और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इनका नाम याद रखना कि हाल ही में सुंदर कांति जोशी अवार्ड सीनियर वर्ग में कैसे प्रदान किया गया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताएंगे कि डिंपल कवर को ये पुरस्कार सीनियर वर्ग में दिया गया है, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा को और सब जूनियर वर्ग में आपके रोशेल यादव को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट है नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026। कौन सी है? नेशनल है पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 है। देखिए, दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो हम बताएंगे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आप देखिए, इससे पहले एक बार ही ये प्रतियोगिता हुई है, ये दूसरी ही प्रतियोगिता है। तो नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप दूसरी प्रतियोगिता है और 24 से 27 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया। राजस्थान ने पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की। उद्घाटन सौम्या गुर्जर द्वारा किया गया है। प्रतियोगिता में 17 राज्यों के लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें कुल 18 इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। तो अभी तक के करंट में हमने यहीं तक देखा है। अभी प्रतियोगिता ये रनिंग में थी, तो आगे देखेंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या रहा है। अभी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेशनल पैरा तलवारबाजी जो चैंपियनशिप 2026 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला है मछली एवं वन प्राणी मित्र पुरस्कार 2026। मछली एवं वन प्राणी मित्र पुरस्कार है क्योंकि नाम से क्लियर है, मतलब जो वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करेगा कोई भी संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए छठा मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार आईटीसी राजपूताना जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और ये पुरस्कार कौन देता है? पुरस्कार आपके प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है, क्योंकि मछली एवं वन्य जीव जो मित्र पुरस्कार है वो WWF और आपके प्रभा खेतान फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसको दिया गया है तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हनुमानगढ़ के ये निवासी हैं, हनुमानगढ़ के निवासी हैं। इनका नाम है अनिल बिश्नोई। अनिल अनिल बिश्नोई। ठीक है, तो ये हैं अनिल बिश्नोई जी। हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई जी को काले हिरणों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वन प्राणी मित्र पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हम बताएंगे हनुमानगढ़ के निवासी हैं कौन? अनिल बिश्नोई, जिन्होंने काले हिरणों के संरक्षण किया, इसलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए अनिल बिश्नोई जी ने 35 वर्षों में 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई। ठीक है, और उन्होंने 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण कराया है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात जो आपका ये अवार्ड है मछली अवार्ड, तो उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है। उदयपुर जिले की वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू टीम है जिसमें सीताराम मीणा और अजीत सिंह हैं, इनको मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस टीम को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मछली पुरस्कार है इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो हमें बताना है 2.5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। और फिर है दर्शन कुमार मेनारिया को 1.5 लाख के 1.5 लाख रुपए के साथ सम्मानित किया गया। तो जो प्राणी मित्र पुरस्कार है वो हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई के काले हिरणों के संरक्षण के लिए दिया गया है। वहीं दर्शन कुमार मेनारिया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने मेनार जो गांव है उनको बर्ड विलेज के रूप में स्थापित करने में उनका योगदान रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मेनार को क्या बर्ड विलेज के रूप में स्थापित किया गया है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? ठीक है, तो हमें बताना होगा दर्शन कुमार मेनारिया जी हैं। दर्शन कुमार मेनारिया जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको आपके बर्ड विलेज घोषित कराने में, किसको? मेनार गांव को। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन हेतु दिया जाता है। तो 3 नाम आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट है हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई और उदयपुर के जो मछली पुरस्कार है वो रेस्क्यू टीम है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम उदयपुर, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। तीसरा है मेनार विलेज को बर्ड विलेज घोषित कराने में दर्शन कुमार मेनारिया जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके लिए भी ये अवार्ड दिया गया है। चलिएगा अगला है
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी आईएएस हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसको? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या हो जाती है कि इनकी किस कहानी संग्रह को, किस कृति हेतु ये इनको अवार्ड दिया गया है। तो इनकी कृति है भरकमा। क्या है? कृति का नाम है भरकमा। ये क्या है? एक कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को उनके कहानी संग्रह भरकमा के लिए ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ये तो अभी लेटेस्ट बात हुई। इससे पहले हमें याद रखनी है कि भाई 2024 में एक राजस्थानी फिल्म बनाई गई है इस भरकमा पर। इस भरकमा जो कहानी संग्रह है, इस पर एक राजस्थानी फिल्म में बन चुकी है। ठीक है। डॉक्टर साहब को 2016 में रणकाल के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला था। ये मतलब इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये हो जाती है कि इनको पहले भी जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है उससे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और वो पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? रणखार के लिए। इनका संग्रह था, उनकी कृति थी रणखार, उनके इसके लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया था 2016 में। वहीं इनको एक सुधींद्र पुरस्कार है, इस सुधींद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनकी कृति रेगमाल के लिए। तो सुधींद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कृति रेगमाल के लिए। युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है, इनकी कृति रणखार के लिए दिया गया है। और भरकमा के लिए हाल ही में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 2025 का है। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। और यहां से अगर पहले की बात करें, देखो हालिया राजस्थानी साहित्य अकादमी के विजेता 2025 का ये अवार्ड डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को भरकमा के लिए दिया गया है, क्लियर है। 2024 में मुकुटमणिराज जी को गांव और अम्बा, इनकी कृति थी गांव और अम्बा, इसके लिए इसके मुकुटमणिराज जी को 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला है गौरव सेनानी सम्मान समारोह 2026। गौरव सेनानी सम्मान समारोह है 2026। कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो राजस्थान के चूरू जिले में इसका आयोजन किया गया। गौरव सेनानी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? चूरू में इसका आयोजन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में राज्य में गौरव सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, तो हम बताएंगे चूरू में इसका आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा किया गया। भारतीय सेना की कमान है कौन सी? सप्त शक्ति कमान, उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 8 मार्च 2026 को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक और परिजनों ने भाग लिया। ठीक है, सैनिकों के जो हमारी आर्मी के लोग हैं, उनके परिवार और पूर्व सैनिकों ने इसमें भाग लिया। लगभग 10,000 के लगभग लोग थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा कर दी है और इसका नया नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम रखा गया है। सगत सिंह राठौड़ चूरू जिले के कुसुम देसर के निवासी थे। कोई खास इंपॉर्टेंट बात ऐसी आई नहीं है। पूछा इतना सा जा सकता है कि हाल ही में गौरव सेनानी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन चूरू जिले में किया गया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की कि चूरू जिले का जो स्टेडियम है उसका नाम बदला जाएगा और किसके नाम पर किया जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम इसका नाम रखा जाएगा। आपके चूरू जो स्टेडियम है उसका नाम। ठीक है, और सगत सिंह राठौड़ जी का संबंध कहां से है? ये इनका संबंध है आपके कुसुम देसर से। कुसुम देसर से इनका संबंध है। ठीक है, सगत सिंह राठौड़ जी का। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है यहां से कि सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जो देश के राज्य के सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए, उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें कैंटीन है, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन की सुविधा होगी। उसी में मतलब एक ही छत के नीचे आपके कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और आपका सामुदायिक भवन निर्माण किया जाएगा और प्रथम चरण में 36 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। अब ये निर्माण कहाँ किया जाएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू। तो 2 पॉइंट तो हमें ये याद रखने हैं। एक तो है जोधपुर आपका, जोधपुर के अलावा दूसरा है झुंझुनू, तीसरा है शेरगढ़ और टोंक। तीसरा जिला आपका टोंक और चौथा है शेरगढ़। इन 4 स्थानों पर क्या आपका सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जोधपुर, झुंझुनू, टोंक और शेरगढ़ में सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में कि भाई मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। यहीं से हमें बजट घोषणा में याद रखना है कि
जो बौर म्यूजियम है वो कहाँ बनाया जाएगा? झुंझुनू में। झुंझुनू में बौर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी और साथ में आपके मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र है, इसके नाम से मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। साथ ही सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स आपके जोधपुर, झुंझुनू और टोंक और शेरगढ़, इन 4 जगह पर इसका निर्माण किया जाएगा। 36 करोड़ की प्रारंभिक जो प्रथम चरण में घोषणा इसमें की गई है। बाकी ये गौरव सेनानी सम्मान समारोह है 2026 का, चूरू जिले में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो ये सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है, बौर म्यूजियम हमें पता है कहाँ, झुंझुनू में बनाया जाएगा, और मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये हमें इससे याद रखना है। अगला पॉइंट नॉर्मल है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, नाम से क्लियर है, नाम है इसका कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा में ही बनेगा। और हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है भजनलाल शर्मा एवं के राम मोहन नायडू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। परियोजना की लागत के बारे में बताया गया है, कितना क्षेत्र है, 20,000 वर्ग मीटर का इसमें टर्मिनल बनाया जाएगा। वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता होगी। रनवे की लंबाई बताई गई है 3200 मीटर का ये रनवे होगा, 3200 मीटर का रनवे होगा इसमें। एयरपोर्ट से 2027 तक संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। पास में 600 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, 600 हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। तो हमें याद रखना है, हाल ही में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है 7 मार्च 2026 को। कोई खास बात है नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या है कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट, इसमें टर्म है कार्बन क्रेडिट, इसको भी समझना होगा। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना शुरू की गई है। कृषि भूमि प्रबंधन और कार्बन परियोजना है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि कृषि भूमि के प्रबंधन के लिए ये योजना चलाई गई है, कार्बन परियोजना। और इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, तो ये एक संस्था है IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस, और इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस है इस संस्था का नाम, जिसके साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम कर किसानों को अतिरिक्त आय देना। ठीक है, अब कार्बन उत्सर्जन कैसे कम होगा कि हम हर एक क्षेत्र में, जैसे कि डीजल इंजन से चलने वाले जो पंप हैं उनकी जगह हम पर क्या यूज करेंगे, सोलर पंप यूज करेंगे। इस तरह से हमें कहीं ना कहीं कार्बन है उसको कम करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नाम में क्लियर था कि ये पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जा रहा है, तो कहां चलाया जा रहा है, आपके 3 तहसील हैं, 3 ब्लॉक है, बानसूर, महुआ और मालपुरा। कौन से, बानसूर, महुआ, और महुआ दौसा में आता है, और मालपुरा, मालपुरा टोंक, बानसूर, बानसूर अलवर में आता है ना, बानसूर, महुआ और मालपुरा, इन 3 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना है। IORA आपकी इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस दिल्ली की एक संस्था है, इसके साथ इसके लिए MOU साइन हुआ है, और प्रारंभिक तौर पर बानसूर, महुआ और मालपुरा 3 ब्लॉकों में इसका संचालन किया जाएगा। ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, बानसूर, महुआ और मालपुरा ब्लॉक, इन 3 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया जाएगा। भुगतान कैसे किया जाएगा, अब चूंकि जैसे हमने देखा कि किसानों को कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन उत्सर्जन कैसे कम होगा, किसान पौधारोपण, सोलर पंप आदि से कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे। कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन कम होगा तो कार्बन क्रेडिट अर्जित होगा। ठीक है, इसको टर्म को समझेंगे, कार्बन क्रेडिट क्या है, और इसके लिए भुगतान होगा। जैसे ही किसान कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे, इसके लिए भुगतान कैसे किया जाएगा, प्रति हेक्टेयर और कार्बन कमी के आधार पर इसका आयोजन किया जाएगा। यह कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चल रही है, कौन सी, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। इस स्कीम के क्रियान्वयन के तहत राज्य में ये चलाया गया है कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, राज्य के 3 ब्लॉकों में बानसूर, महुआ और तीसरा ब्लॉक है आपके मालपुरा, इन 3 ब्लॉकों में इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कार्बन क्रेडिट क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन क्रेडिट क्या है, तो हम यहां से समझेंगे कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेट भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि कार्बन के उत्सर्जन में कमी करना है। फाइनली कार्बन के जो उत्सर्जन है उसमें कमी करना ही क्या कहलाएगा, कार्बन क्रेडिट कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य में मापा जाता है। ठीक है, अब जैसे कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है तो इसको कैसे मापा जाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पे कितनी कमी आई उसके रूप में जाना जाता है। अगर टर्मिनोलॉजी समझे मैथमेटिकली, तो एक कार्बन क्रेडिट किसके होता है, एक कार्बन क्रेडिट इक्वल होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम उत्सर्जन कर रहे हैं अपन, तो वो क्या कहलाएगा, 1 कार्बन क्रेडिट कहलाएगा। उस 1 कार्बन क्रेडिट, 2 कार्बन क्रेडिट, 10, 20, 50, उसके आधार पर किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है जो चल रही है, CCTS 2023 की है। CCTS एक बाजार आधारित तंत्र है जिसे ICM के तहत कार्बन क्रेडिट को विनियमित करने और व्यापार के लिए शुरू किया गया है।
क्योंकि स्कीम का पर्पज वही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सीसीटीएस का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके कार्बन व्यापार को सुविधाजनक बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को इसमें प्रोत्साहित करना है। इसकी नियामक परीक्षण एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो इसका संचालन कौन कर रहा है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत की, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हेतु और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति है एनएससीआईसीएम। एनएससीआईसीएम इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें राजस्थान के संबंध में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, भारत के जलवायु लक्ष्यों में सीसीटीएस जो आपकी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसका महत्व क्या है? भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना। ये फैक्ट फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, कौन सी? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है। कितनी? आपको 45% की कमी करनी है। अब चूंकि ये पायलट प्रोजेक्ट में के तौर पर राजस्थान में भी प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए ये हमारे लिए ये फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में सीसीटीएस योजना का लक्ष्य कितना है, कितने प्रतिशत कार्बन उसमें कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी करनी है। तो हमें बताना होगा कि 45% कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कमी करना है। और कब तक? ये लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। फिर इससे अगला वही एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना है। सीसीटीएस निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को, नवकरणीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर को ये प्रोत्साहित करता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगला है विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक 2026। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के द्वारा कुछ विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें से एक है विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक। ठीक है, ये क्या कहता है? क्योंकि ये अशांत क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, कि राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, और पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है? विक्षुब्ध क्षेत्र उसको कहेंगे जहां मतलब किसी कोई क्षेत्र विशेष में कोई जाति या जनजाति या किसी धर्म विशेष के लोग निवास कर रहे हैं, अगर उनको वहां से स्थानांतरित किया जाता है, उस क्षेत्र में अब जमीन खरीदता है कोई दूसरा वर्ग, तो उससे अगर उनका सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है, ठीक है, उससे अगर सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उसको विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब उस क्षेत्र के लिए एक विधेयक पारित किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। वो क्या है कि भाई सरकार किसी क्षेत्र को 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है विधेयक की धारा 3 के तहत। इस विधेयक की जो धारा 3 है उसमें सरकार किसी भी क्षेत्र को 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार किसी क्षेत्र को कितने समय के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है? तो 3 वर्ष के लिए है। ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री हेतु प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। अब इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें अगर संपत्ति का क्रय कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। और यदि सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है, ठीक है, आपने ये परमिशन ले ली या नहीं ली है, लेकिन उस क्रय विक्रय से अगर सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है तो आवेदन सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। और इस आवेदन पर निर्णय कितने माह में होगा? 3 माह में इसका निर्णय भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए समय अवधि कितनी है? 3 वर्ष है। ये हमें याद रखना है। अब अगर ये प्रभावित हुआ और आपने अगर ऐसा क्रय विक्रय किया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है? कठोर दंड का प्रावधान भी है। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। 3 से 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं साथ में न्यूनतम 1 लाख का संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना। अगर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा तो 1 लाख रुपए का, और संपत्ति के मूल्य का जो कितना होगा? 10% जुर्माना लगाया जाएगा। और यह एक ऐसा अपराध है, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसमें मतलब आपको जमानत भी सरकार नहीं देगी। इस तरह से ये हमारे लिए कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा होगा विक्षुब्ध क्षेत्र जो विधेयक है 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं, कौन कितने कथन असत्य हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन दे देगा कि भाई पहला इफेक्ट हमें याद रखना है कि भाई इस तरह का विधेयक पारित करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है? पहला गुजरात है, राजस्थान दूसरा राज्य है। ठीक है, अगर सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है तो इसमें आपके कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। न्यूनतम जो क्या जुर्माना है वो कितने का है? 1 लाख रुपए का है, या संपत्ति के 10% तक भी जुर्माना लगाया जा सकता है। और किसी क्षेत्र को 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। अगला एक संशोधन विधेयक पारित किया गया है, दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन 2026। दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान
जो विधेयक है 2026 का सरकार के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया है। कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं। संशोधन किए गए हैं कि जो व्यापारिक विविधता है, मतलब विशेषता क्या, जैसे लोगों की कार्यशैली है, कितने घंटे काम करना है, एक वीक में कितना काम करना है, कितनी उम्र के लोग काम कर सकते हैं, किसी से जबरन काम तो नहीं कराया जा रहा। इस प्रकार की इसमें कुछ जो प्रावधान थे उसमें परिवर्तन किया गया है। अब क्या परिवर्तन किए गए हैं वो हमें एक बार देखना होगा। जैसे यह विधेयक राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य की परिस्थितियों को आधुनिक बनाना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, वर्तमान में जो कार्य की परिस्थितियां हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं किसी संस्था में, ऐसा तो नहीं है मजदूरी कराई जा रही है या फिर किसी को सुबह 7 बजे से बुलाकर शाम को 7 बजे तक काम कराया जा रहा है, एक दिन में 12-12 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक कैसी कार्यशैली विकसित करनी है, जो आधुनिक बनाना है कार्यशैली को, इसके लिए इसमें संशोधन किए गए हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट देखिए, इस अधिनियम का नाम राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम 2026 रखा गया है। अब इस जो पहला विधेयक था वो 1958 का था, उस परिवर्तित करके उसका नाम रखा गया है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम 2026 का है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, इसे 17 दिसंबर 2025 से प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव माना गया है। इसका मतलब ये पारित तो कब हुआ है, मार्च अप्रैल में पारित हुआ है, लेकिन इसको कब से प्रभावी माना गया है आपको, 17 दिसंबर 2025, 17 दिसंबर 2025 से इसको प्रभावी माना गया है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसको मार्च के करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च में पारित किया हुआ, लेकिन इसको प्रभावी कब से, बैक में जाके प्रभावी किया गया है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव को कहा जाता है। भूतलक्षी प्रावधान है, 17 दिसंबर 2025 से इसको लागू किया गया है, प्रभावी किया गया है। अधिनियम की धारा 2 में संशोधन कर बताया गया है कि 12 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है, जिससे बाल श्रम पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। सरकार चाहती है कि बाल श्रम पर नियंत्रण सुनिश्चित हो, इसलिए इनके जो उम्र है, आयु सीमा है, उसको 12 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 14 वर्ष कर दिया गया है। ये किसकी है, ये प्रशिक्षु की आयु है। कोई अप्रेंटिस है, कोई प्रशिक्षु है, उसकी जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 12 वर्ष से कितना कर दिया है, 14 वर्ष कर दिया। ठीक है, एक बात ये होगी। फिर है धारा 7। धारा 7 में क्या बताया गया है कि कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। ठीक है, मतलब व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है। पहले जो प्रावधान था 8 घंटे का था, सॉरी 9 घंटे का था। पहले एक आदमी एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है, उसको बढ़ाकर भैया कितने कर दिया गया है, 10 घंटे कर दिया गया। एक व्यक्ति से एक दिन में 9 घंटे की बजाय 10 घंटे तक ही काम कराया जा सकता है। लेकिन याद रखना, जबकि साप्ताहिक कार्य है, सप्ताह के जो दिन थे, सप्ताह की जो सीमा है 48 घंटे यथावत रखी गई है। मतलब 7 दिन में साप्ताहिक रूप से तो उससे केवल कितने 48 घंटे ही काम कराया जा सकता है। भले ही आप एक दिन में 10 घंटे काम करा रहे हो, लेकिन एक वीक में तो आपसे आप कितने केवल 48 घंटे ही काम करा सकते हो। ठीक है, ओवर टाइम का जो प्रावधान था, ओवर टाइम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने हेतु प्रति तिमाही, मतलब प्रत्येक 3 महीने में अधिकतम सीमा कितनी 50 घंटे से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 50 से बढ़ाकर आपके 144 कर दी गई है, 144 आवर। ठीक है, मतलब पहले 3 महीने में आप 50 घंटे अतिरिक्त एक्स्ट्रा काम करा सकते थे, 50 आवर एक्स्ट्रा काम करा सकते थे, उसको बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। अधिनियम में बच्चों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर कार्य करने की आयु सीमा 12-15 से बदलकर 14-18 कर दी गई है। वो किशोर और उसका जो प्रावधान है उसको 12 से 15 वर्ष की आयु थी, उसको बदलकर 14 से 18 कर दिया गया है। और उनके लिए कार्य की अधिकतम अवधि कितनी 3 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई है। किशोरों के लिए 3 घंटे अधिकतम कार्य कराए जा सकते हैं, मतलब 14 से 18 वर्ग के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनसे किशोर हैं, उनसे प्रतिदिन 3 घंटे आप कार्य करा सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है जो कि हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा आने वाले एग्जाम्स में कि भाई एक तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, प्रभावी किया गया है 17 दिसंबर 2025 से। और फिर इंपॉर्टेंट प्रशिक्षु की जो आयु है उसको 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। जो प्रतिदिन कार्य करने की सीमा थी उसको 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है, जबकि साप्ताहिक जो सीमा है 48 घंटे की, कितनी 48 घंटे की है। ठीक है, इसको यथावत रखा गया है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया गया है। फिर इसमें बात की किसकी, कि आपके ओवर टाइम की। ओवर टाइम कितना कराया जा सकता है, इसको बढ़ा के 50 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 144 घंटे कर दिया है। 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। वहीं किशोरों के लिए जो एज थी उसको 12 से 15 वर्ष से बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष किया गया है, और इसमें आपके प्रतिदिन उनसे 3 घंटे ही काम करा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। और फिर देखिए आप, धारा 9 के अंतर्गत विश्राम रेस्ट इंटरवल की बात की गई है
इससे जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी कर्मचारी लगातार 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। मतलब आप लगातार अगर काम कर रहे हैं, जैसे एक दिन में 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, तो आपको 6 घंटे बाद रेस्ट दिया जाएगा आधा घंटे का, ठीक है? और कम से कम आधा घंटे का विश्राम इसमें दिया जाएगा, जो पहले यह सीमा 5 घंटे थी। पहले मतलब आपको पहले एक साथ लगातार 5 घंटे काम करने का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। ठीक है। धारा 21-22 में भी आयु संबंधी संशोधन करते हुए 12 वर्ष को बढ़ाकर 14 और तथा 12 से 15 वर्ष को बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष किया गया है, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुदृढ़ किया जा सके। जो बात की हमने कि भाई बच्चों की जो अप्रेंटिस की आयु थी उसको 12 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 14 कर दिया गया, जबकि किशोरों की आयु को जो कि आपके कितने 12 से 15 थी इसको बढ़ाकर कितना 14 से 18 कर दिया गया है। 14 से 18 और 12 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट, इस विधेयक द्वारा राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब पहले ये जो 1958 का जो एक्ट था वो लागू था, उसके पश्चात ये आपके एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस प्रावधान को संशोधन के लिए 2025 में लाया गया, अध्यादेश के जरिए लाया गया। अब उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया है, परंतु उस अध्यादेश के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों एवं आदेशों को वैध माना जाएगा। उस अध्यादेश के तहत जो भी कार्य किए गए अब तक, उन सबको वैध माना जाएगा। ठीक है। और इस संशोधन का उद्देश्य आप देख लीजिए, इस संशोधन का उद्देश्य दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यों के घंटों में लचीलापन लाना है, जिससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे और श्रम कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित होगी, उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। आप सोचिए रोजगार के अवसर कैसा पैदा होंगे, ऐसे कि एक व्यक्ति को आप कहीं दिन में मतलब 10 घंटे काम करा रहे हो और कहीं एक व्यक्ति आप कितना 5 घंटे काम करेगा, तो कहीं न कहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे इस तरह से, और कार्य में भी लचीलापन आएगा, कार्य की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होगी और श्रम कानूनों का अनुपालन भी सुनिश्चित होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये विधेयक है। ठीक है। तो संक्षिप्त में अगर बात की जाए कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक है, मार्च 2026 को ये पारित किया गया है। पारित कब किया गया है? मार्च 2026 को पारित किया गया है, लेकिन इसको प्रभावी कब से माना जाएगा? 17 दिसंबर 2025 से। ये याद रखना है, 17 दिसंबर 2025 से इसको लागू किया गया। और लेकिन इस विधेयक को पारित कब किया गया है? आपके मार्च 2026 में। दैनिक कार्य आपको पता है 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। साप्ताहिक कार्य की सीमा है 48 घंटे रखी गई है। 6 घंटे काम के पश्चात आपको आधा घंटे का विश्राम दिया जाएगा। ओवर टाइम की सीमा थी उसको 50 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 144, जो कि कितने हैं? प्रति तिमाही 3 महीने में है ये। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु को 12 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। तो 12 से 15 से बदलकर कितना किया गया है? 14 से 18 किया गया है, और इनको रात में कार्य करने की अनुमति नहीं है, और दिन में भी कितना काम कराया जा सकता है? इनसे 3 घंटे काम कराया जा सकता है, और महिला कर्मचारियों के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे की सारे फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं 4-4 स्टेटमेंट के, उस तरह का इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और कोई बहुत माइनर सा चेंज करके देगा और वो स्टेटमेंट हमारा गलत दे देगा। ठीक है। तो थैंक यू सिविल मार्गदर्शन। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इन सारे फैक्ट्स का एक बार रिवीजन करेंगे और कुछ फैक्ट्स अगली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद थ्योरेटिकल रूप से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी इनको डिस्कस किया जाएगा, जिससे इन फैक्ट्स को याद करने में, उनको समझने में थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।